हेलो दोस्तों, स्वागत है नया अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने हैं रिजर्वेशन के ऊपर, यानी ओबीसी की रिजर्वेशन की बात करेंगे। एक आयोग की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रोहिणी आयोग, और ये रिपोर्ट आई है और इसमें 3 से 4 लेयर्स की बात हो रही है। समझते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आखिर है क्या, हम समझते हैं। तो कह रहा है कि अब होगा 3 से 4 श्रेणी में ओबीसी आरक्षण, यानी 3 से 4 श्रेणी का मतलब क्या है, अभी मैं इसको क्लेरिफाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि रिपोर्ट कौन सी आई है। तो रोहिणी आयोग नाम है इसका, रोहिणी आयोग। एक कमेटी बनाई गई है रोहिणी आयोग, और ये जो है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के क्या है, जस्टिस हैं, फॉर्मर जस्टिस, यानी पूर्व न्यायाधीश हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। इनको दिया गया था रिजर्वेशन के ऊपर कि आप इसको बढ़िया से स्टडी करिए और इसको दीजिए, इसके बारे में रिपोर्ट की ये वाकई में आज के डेट में रिलेवेंट है कि नहीं है, और इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से इनको काम दिया गया था 2017 से। अब सोचिए कि 2023 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, यानी 6 साल लग गए इनको रिपोर्ट तैयार करने में। और इसमें क्या किया इन्होंने कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन, आपको पता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है, 27% है। तो 27% तो रहेगा ही रहेगा। अब इसी 27% में क्या किया गया है, अलग अलग श्रेणी में यानी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो आयोग बना था, ये रोहिणी आयोग नाम है इसका। तो आप समझते हैं कि आखिर ओबीसी का जो आरक्षण स्टार्ट हुआ है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, कौन स्टार्ट किया था। थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात हम लोग करेंगे। तो उनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको कि मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी ओबीसी पूछा जाता है कि ओबीसी कौन सी कमीशन बनाई थी, तो मंडल कमीशन बनाई थी, मंडल आयोग बनाया था। ठीक है, तो ये इनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और ये स्टार्ट हुआ था 1979 से। 1979 को ये लागू किया गया था, और इसका पर्पस क्या था कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड, यानी सोशल यानी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ हो, उसको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। किसमें, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी मंडल कमीशन में इसको दिया गया था। इसको मंडल आयोग कहा गया। तो ये सोशल, सामाजिक और शैक्षणिक, इसकी बैकवर्ड की बात किया गया था, और इसी से 27% यहीं से स्टार्ट हुआ, 27% का रिजर्वेशन। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड के बाद इसका कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस को दिया गया 3 से 4। तो इन्होंने जो सौंपा है, जो रिपोर्ट जो सरकार को देने जा रही हैं, जो सौंपी है, इसमें 3 कैटेगरी को पहले डिवाइड किया गया। और इनका साफ साफ कहना है, जो स्टडी किया इन्होंने, इसमें बता रही हैं कि 1500, यानी टोटल इसमें जाति की संख्या ओबीसी में 2700 जाति है। आप सोचिए, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, 2700 टोटल जाति है ओबीसी में। अब इसमें क्या इनके अनुसार कहना है कि 1500 जाति ऐसी है जिसको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला है अब तक। आप सोचिए कि इसको रिजर्वेशन का कोई लाभ, भले वो ओबीसी में है, लेकिन सोशल और एजुकेशनल बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है कि इसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 1500 जाति को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। 1500 ऐसी जाति है। तो 1500 जाति को ही देखते हुए इन्होंने किया कि अगर ये हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं या 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1500 जो जाति को अभी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा ये हम समझते हैं। तो ये 1500 जो जाति है, 1500 के लिए अब क्या किया गया, पहले टोटल 27 था, चाहे कोई भी ओबीसी में आए सबको 27 मिलेगा। तो उसमें क्या होता था, कुछ ही ग्रुप के लोग, उसमें जैसे 7% लोग क्या करता था, सारे 27% को खा जाता था। वो लोग सारा रिजर्वेशन का वो लोग फ़ायदा उठाता था, क्योंकि एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड, काफ़ी उन लोग बैकवर्ड नहीं था बल्कि फॉरवर्ड हो गया था।
तो इस वजह से क्या हो रहा था कि उन लोग को फ़ायदा ज़्यादा मिलता था और ये लोग को फ़ायदा मिल ही नहीं पाता था, क्योंकि ये लोग वैसे भी बैकवर्ड थे, इन लोग को उतना वो लोग नहीं आ पाते थे। तो इनको देखते हुए अब क्या किया गया कि पहले ग्रुप में यानी कैटेगरी जो 3 लेयर हुआ है, तो पहले लेयर्स में ये क्या किया गया है कि 1500 जाति को रखा गया है और इसके लिए 10% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, 10% रिजर्वेशन यहाँ फिक्स हो गया कि 1500 जाति के लिए अलग अलग लिस्ट होगा, उसमें वो आएगा बाद में, ये चीज़ें होंगी कि कौन कौन जाति किस ग्रुप में शामिल होगा। तो लेयर 1 में जो रखा गया है 1500 जाति को रखा गया है। वहीं लेयर 2 की बात करते हैं तो इसमें 1000 जाति को रखा गया है। दूसरे वाले में 1500, दूसरे वाले में 1000। और इसमें बोला कि 2 से 3 बार इसको फ़ायदा मिला है, बट पूरी तरह से इसको फ़ायदा नहीं मिला है। इसका भी फ़ायदा ग्रुप 3 वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें 1000 जाति को रखा गया है, इनको फ़ायदा मिला है लेकिन बहुत कम फ़ायदा मिला है। वहीं अगर तीसरे की बात करते हैं तो लगभग 200 जाति हैं और इनको 150 से 200 हैं लगभग, इनको क्या फ़ायदा मिला है, ये इनको लगभग यही लोग हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है, सबसे ज़्यादा ये 7% वाले ही लोग हैं। अब देखिए इसमें 10%, इसको भी 10% रखा गया, 10 और 10 20 और 7% ये लोग हो गए 27%। अब देखिए 27% में ये 7% ऐसे लोग हैं, यानी ये लोग यानी 150 से 200 जाति के ऐसे लोग हैं जो पूरी रिजर्वेशन का फ़ायदा यही लोग ले रहा था और इन दोनों को नहीं मिल रहा था। तो इन्हीं लोगों को क्या किया गया है कि अब 7% इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी ये अब फिक्स हो जाएगा कि 1500 जाति में कौन कौन आएंगे उनका 10% दिया जाएगा और 1000 से ऊपर जो 1000 के इनको दिया जाएगा 10%। ठीक है, कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में जो जाति आएंगी उनको 7% रिजर्वेशन देना होगा। अब ये जो फ़ायदा उठा रहे थे, इनका जो सारा रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे थे, अब इनको आपस में ही इसी में कंपटीशन करना होगा। अब इन्हीं में से ये लोग आपस में सेलेक्टेड होगा, इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ये जो बनाया गया था ये 2 तरीके की बात है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे बहुत तरह एडमिशन होता है जो हायर एजुकेशन में होता है, उसकी रिजर्वेशन उसमें भी चलता है। तो इंस्टीट्यूशन हो गया और प्लस गवर्नमेंट जॉब हो गया, ये दोनों के लिए ये स्पेशली बनाया गया है कि गवर्नमेंट जॉब हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान में कहीं एडमिशन लेना हो, जैसे मेडिकल में लेना हो, इंजीनियरिंग में लेना हो, इस टाइप से हायर एजुकेशन में लेना हो, तो उसमें क्या है रिजर्वेशन की बात की जा रही है। तो इनके लिए तैयार किया गया है कि इस तरीके से 3 कैटेगरी को इसने डिवाइड कर दिया है। तो अब इससे सोचिए अगर ये हो जाता है तो कितना फ़ायदा मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि ये लोग को अभी फ़ायदा ही नहीं मिला, ये लोग नहीं जा सकता है। अभी क्या हो रहा था, सारे लोग को यही खींच के यही डोमिनेट कर रहा था। अब क्या आ रहा है कि इनके लिए अलग अलग बन गया है, इसलिए ये आपस में ही ये लोग को रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग को क्या होगा, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेंगे, इक्वलिटी लगभग आएगी, तो फ़ायदा इनको मिलेगा। तो ये पर्पस है और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और दूसरे कैटेगरी, ये तो अभी हो गया 3 लेयर्स की बात हमने किया। चौथे लेयर्स में इन्होंने क्या किया है कि पहले वाले में देखिए, पहले वाले में क्या किया है 10% रिजर्वेशन रखा है और दूसरे वाले में क्या किया है 10 के बजाय दूसरे वाले में 9% कर दिया गया, 1% घटा दिया गया है। और तीसरे लेयर में जो 7% था वो क्या कर दिया है, इसको 6% कर दिया गया है। और एक चौथा लेयर बना दिया गया है, एक इसमें से और एक इसमें से, यानी 2% यहाँ कर दिया गया। यानी अब इसमें भी जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता होगा उसको इसमें करेगा और उससे थोड़ा सा कम होगा तो इसमें रहेगा। तो ये रहा और ये 4 लेयर हो गया। आप देखिए तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन उसने दिया है, कौन है, रोहिणी आयोग ने दिया है। एक को तो 3 डिवाइड कर दिया और दूसरे को 4 डिवाइड कर दिया। अब सरकार को ये सोचना है कि हम इसको लागू करें या इसको लागू करें। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन ये और बेटर है क्योंकि इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि 2% इसको कर दिया है कि जो सबसे ज़्यादा हायर वाले लोग होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से सरकार की मर्जी है, या इसको फॉलो करें या इसको फॉलो करें। तो ये बात हो गई है हमारे यहाँ, ये एग्जाम्पल इन्होंने इस तरीके से सेट किया है। अब बात करते हैं कि ये तो दे दिया गया है, अब है कि हमारे देश में भी क्या कर रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, पहले से ये लोग काम कर रखा है।
11 स्टेट हैं हमारे देश में लगभग इस तरीके की काम कर रहे हैं कि ओबीसी को भी अलग डिवाइड कर दिया, यानी 2 कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया। इस तरीके से क्या है 11 स्टेट हैं जो डिवाइड किया है, अपने ओबीसी में भी 2-2 ग्रुप बना दिया है कि जो ज़्यादा बैकवर्ड है उसको ये इतना % में इसको दिया जाए रिजर्वेशन, और जो ज़्यादा सक्षम है उसको थोड़ा कम दिया जाए। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बिहार को लेते हैं, तो बिहार में क्या किया गया, ओबीसी को क्या किया है 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक हो गया ईबीसी और ओबीसी, ठीक है। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस यानी अत्यंत पिछड़ा हुआ जाति ये हो गया, और ये पिछड़ा हुआ जाति हो गया। तो 2 डिवाइड कर दिया गया। इसमें मान लीजिए अगर 4 पे सिलेक्शन हो रहा है तो इस पे 3 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसमें भी छूट दिया गया है। तो यही चीज़ें क्या हो रही है, पूरे अब देश की बात हो रही है कि पूरे देश में रोहिणी आयोग को लागू किया जाए, और जो जो छूटा हुआ है जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उसको उठाया जाए। इसी तरीके से एससी में भी आप देखेंगे तो यही हाल है मोर और लेस, कि एक ग्रुप है जिसको सारा फायदा उठा रहा है, पहले से उठा रहा है, उठाते आ रहा है। और इसी में आप देखेंगे 2 लेयर अगर मान लेते हैं, 2 लेयर है तो एक लेयर को 1% भी फायदा नहीं होता है, और दूसरी लेयर सारा इसका भी खा जाता है ये लोग। जैसे टीना ढाबी एग्जाम्पल है, IAS बन चुकी है, इन्होंने एससी से बिलोंग करती है, इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ये लोग इलीट क्लास के लोग में आता है ये लोग, और ये इसका फ़ायदा इसलिए उठा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाले लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसे ही लोग उठा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि इस तरीके से अगर डिवाइड कर देंगे, जैसे रोहिणी आयोग ने ओबीसी में दिया है, एससी में भी इसी तरीके से बना दिया जाए, तो क्या होगा आपस में भी जिसको नहीं मिल रहा है फ़ायदा उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से SC ST हर आप सारे कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। हमारे देश में क्या होगा, इक्वलिटी आएगा। जो हमारा पर्पस है कि सोशल और एजुकेशनल को क्या है, जो बैकवर्ड है उसको एक लेयर पे लाया जाए, सबको समान लेवल पे लाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये आपको सच साबित होता हुआ नज़र आएगा। नहीं तो अगर ये रहेगा तो इससे तो कभी नहीं आने वाला है, फ़ायदा एक ही ग्रुप उठाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से जो रिपोर्ट आई है कि कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है कि 27 को 25 कर दिया गया है या 20 कर दिया गया है वो उतना ही रिजर्वेशन उतना ही रहेगा, लेकिन अलग अलग उसमें जाति को अलग अलग ग्रुप में जो बैकवर्ड हैं, बिल्कुल बैकवर्ड हैं, उनको अलग अलग लेयर में बना के इस तरीके से काम किया जाए। तो ये क्या होगा, असल में रिजर्वेशन का फ़ायदा होना चाहिए तभी मिल पाएगा उसको। वहीं अगर इकोनॉमी के बेस पे करते हैं तो बहुत तरह का सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर इकोनॉमी बेस पे कर देंगे तो पूरे देश में अगर इकोनॉमी लागू कर दीजिए तो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमारा देश अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। अगर ये होता है तो जानते हैं रिजर्वेशन के लिए क्या होता है कि लोग मरने को काटने को तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी सरकार इस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकती है, लेकिन हाँ ये काम करना बहुत आसान है। ये ईजिली ये काम कर सकती है कि कैटेगरी में ही उप कैटेगरी बना करके इस तरीके से मॉनिटर करे, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो कैसा लगा रोहिणी आयोग का रिपोर्ट, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।